हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, आज मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूं उस दिन मैं आपको दिखाता हूं कि मार्केट की सिचुएशन कैसी है। ऑल्दो मार्केट बहुत ज्यादा बुरी भी नहीं है, लेकिन मार्केट बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं है। लेट अस गो थ्रू द चार्ट्स। सो दोस्तों, यहां पर ये है निफ्टी का चार्ट, जहां पर हमने नोटिस किया तो यहां पर निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे गई, उसके बाद रिकवरी भी हुई, लेकिन अभी इस लेवल से मार्केट नीचे जा रही है। अगर हम इसमें परसेंटेज चेंज देखें तो मैं नॉर्मल कैंडल लगा के यहां पर आपको शो करता हूं दैट निफ्टी अपना इंटरमीडिएट टर्म हाई लगाकर एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म करके निफ्टी इज डाउन बाय अप्रॉक्सिमेटली 3.5% इन द लास्ट 1 मंथ और सो। यहां पर अगर हम निफ्टी आईटी को देखें तो निफ्टी आईटी की हालत काफी खराब दिख रही है। यहां पर मैं कोई व्यू या ओपिनियन शेयर नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूं कि हमें ऐसी चीजों का फायदा कैसे उठाना है। तो यहां पर नोटिस कीजिए, पिछले एक महीने में निफ्टी आईटी अप्रॉक्सिमेटली अपने रीसेंट हाई से 10% डाउन है, और निफ्टी रियल्टी को भी अगर हम यहां से नोटिस करें तो निफ्टी रियल्टी भी अपने टॉप से ऑलमोस्ट 10% के आसपास नीचे आ चुकी है। निफ्टी 100 की हालत भी ऑलमोस्ट सेम सी है, और निफ्टी एफएमसीजी में बहुत ही लंबे पीरियड से आपको गिरावट ही देखने को मिल रही है। और अब की रीसेंट वाला हम यहां से देखें तो गिरावट इतनी शार्प है कि पिछले 7-8 दिनों से लगातार मार्केट गिर रही है, और पिछले 7 दिनों में मार्केट 5% के आसपास गिरी है और रोज नेगेटिव कैंडल बनाई है। अब दोस्तों, यहां पर ये तो हुई चार्ट्स की बात, लेकिन यहां पर इन्वेस्टिंग में चार्ट्स के बारे में क्यों बातें कर रहा हूं, एक बहुत ही खास रीजन है। दोस्तों, आपको मालूम है ऐसे टाइम पर आपके सामने मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। अब ये अपॉर्चुनिटीज लार्ज कैप में भी हो सकती है, मिड कैप में भी हो सकती है और स्मॉल कैप में भी हो सकती है, लेकिन अगर इंडिया ग्रो करेगा तो इंडिया के लार्ज कैप स्टॉक्स लगातार ग्रो करते रहेंगे, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है। तो लार्ज कैप स्टॉक्स को ऐसे टाइम पर एक्यूमुलेट करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। लेकिन अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने कुछ टाइम पहले एक पर्टिकुलर शेयर, फॉर एग्जांपल डी मार्ट के शेयर की हम बात करते हैं, तो डी मार्ट का शेयर हमने कुछ टाइम पहले परचेज किया, फिर वो और नीचे चला गया था। ठीक उस तरीके से कुछ टाइम पहले यूपीएल नीचे आना शुरू हुआ था, और यूपीएल को जैसे ही बाय किया वो और नीचे चला गया, फिर हमने और बाय किया वो और नीचे चला गया, और अब वो निफ्टी 50 से बाहर भी हो गया है। तो ऐसे टाइम पर इज इट लॉजिकल कि हम किसी भी लार्ज कैप स्टॉक को उठा लें? हाँ दोस्तों, आपका सोचना बिल्कुल सही है कि इट इज नॉट लॉजिकल कि हम कोई भी स्टॉक उठा लें। इसीलिए मैं आपको ऐसे टाइम और कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स बता रहा हूं मार्केट के या किसी पर्टिकुलर सेक्टर के शार्पली या फिर बहुत बड़े फॉल के बाद अगर कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स को फॉलो करती हुई कुछ कंपनीज होती हैं तो इनको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका कंफर्ट लेवल और मेरा कंफर्ट लेवल, आपका रिस्क मैनेजमेंट और मेरा रिस्क मैनेजमेंट दोनों का सेम है। अगर आप भी मेरी तरह कंजर्वेटिव हैं और आप लार्ज कैप स्टॉक्स को ज्यादा तवज्जो देते हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जैसे पुराने टाइम पर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों और ग्रैंड बच्चों के लिए प्रॉपर्टीज विरासत में छोड़ के जाया करते थे, आज की डेट के लोग प्रॉपर्टी के साथ साथ गोल्ड के साथ साथ इक्विटी के शेयर्स भी छोड़कर जा सकते हैं। मैं पर्सनली अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग जैसे करता हूं, और मैं पर्सनली अपने आगे विल की जो प्लानिंग करता हूं, आगे फ्यूचर की जो प्लानिंग करता हूं, उसमें मेरे पास एक बहुत बड़ा पोर्शन इक्विटी का है, जहां पर मेरी पर्सनल एलोकेशन जो इक्विटी मार्केट में है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू अदर एसेट्स। क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इंडिया अगर ग्रो करेगा तो ये लार्ज कैप शेयर्स और ज्यादा बड़े हो जाएंगे, ये मेगा कैप बन जाएंगे, और फ्यूचर में ये अनअफोर्डेबल हो जाएंगे। इसीलिए जैसे आज की डेट में प्रॉपर्टीज बहुत सारी जगहों पर अनअफोर्डेबल हो गई हैं, वैसे आने वाले टाइम के अंदर अच्छी कंपनी के शेयर्स भी अनअफोर्डेबल हो जाएंगे। तो कहीं हमारा भविष्य भी हमें ऐसा ना बोले, और या फिर कहीं हमारे बच्चे भी हमें ऐसा ना बोले कि उस समय आपने ये वाला शेयर परचेस कर लिया होता, जैसे आज हम अपने दादाजी और दादी जी को प्रॉपर्टीज के लिए बोला करते हैं ऑन अ लाइटर नोट ओनली। तो यहां पर ऐसा ना हो, इसीलिए मैं अच्छी क्वालिटी के लार्ज कैप स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने का बहुत बड़ा बिलीवर हूं। और आज मैं आपके साथ कुछ पैरामीटर डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपको गिरी हुई मार्केट में ऐसे पैरामीटर्स पे फिट बैठते हुए, ऐसे पैरामीटर्स पे खरे उतरते हुए कुछ स्टॉक्स मिलते हैं, तो ये स्टॉक्स अगर आपकी साइकोलॉजी को सूट करते हैं तो आप इनको बाय कर सकते हैं। वैसे मैं आपको यहां पर बाय की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, तो अगर आपको कोई कंपनी अच्छी लगती है तो यहां पर स्कैनेक्स पे आके आप उसकी फाइलिंग्स को स्टडी कर सकते हैं। यहां पर आके आपको दिख जाएगा कि कंपनी ने कौन कौन सी फाइलिंग प्रेजेंट करी है, जैसे आपको यहां पर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिख रही है, तो यहां पर आके आप कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है, कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है, जैसे आप यहां पर देखिए ये अप्रॉक्सीमेटली 24 पेजेस के आसपास की फाइलिंग है, तो यहां पर आपको कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स और बहुत सारी चीजें आपको एक ओवरव्यू की फॉर्म में मिल जाएगा। जैसे एग्जीक्यूटिव समरी के अंदर आपको मिल जाएगा कि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कंटिन्यूड इन Q1, 1570 करोड़ रेवेन्यूज एंड 31% रेवेन्यूज ग्रोथ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहां पर आपको इन स्टॉक्स को बाय नहीं करना है, आपने इन स्टॉक्स को स्टडी करना है, एंड आई एम वेरी श्योर आपको गिरी हुई मार्केट में ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। चलिए अब हम यहां पर चलते हैं अपना स्क्रीनर बनाने के लिए। तो हम यहां पर स्क्रीनर बनाएंगे scanex.trade पे, और मैं आपको बताऊंगा कि अच्छी कंपनी में, मतलब निफ्टी की टॉप की 100 कंपनीज में वो कंपनीज जो गिरी हुई हैं
उनमें से आपको अच्छे स्टॉक्स, उनमें से आपको जेम्स कैसे ढूंढने हैं। आइए हम यहां पर ओपन करते हैं धन का scanex.trade और हम यहां पर चलेंगे क्रिएट पे। हमें यहां पर अपने लिए एक स्क्रीनर क्रिएट करना है और हमें ये स्क्रीनर चाहिए निफ्टी के टॉप के 100 स्टॉक्स में। तो सबसे पहली चीज मैं यहां पर इंडेक्स में जाकर निफ्टी 100 कर लेता हूं। वैसे आप इसको निफ्टी 200 भी कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो, लेकिन मैं पर्सनली अपने लिए निफ्टी 100 में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहूंगा। लेकिन बहुत बार निफ्टी 100 के अंदर आपको कई बार अच्छे स्टॉक्स नहीं मिलेंगे, तो वहां पर मैं उसको इंक्रीज करके निफ्टी 200 कर सकता हूं, लेकिन ब्रॉडली मैं निफ्टी 100 पे ही रहता हूं। तो यहां पर सबसे पहली चीज मुझे क्या चाहिए, मुझे निफ्टी की 100 कंपनीज में ऐसी कंपनी चाहिए जो प्रॉफिटेबल है। और प्रॉफिटेबल होने के लिए मैं यहां पर एक क्राइटेरिया ऐड कर रहा हूं। देखो दोस्तों, ये तो मेरी हमेशा से कंडीशन रही है कि मुझे हमेशा प्रॉफिटेबल कंपनीज ही अपने अकाउंट के अंदर चाहिए होती हैं, अपने पोर्टफोलियो में चाहिए होती हैं। ऐसी कंपनीज जो लॉस मेकिंग है, हो सकता है इनका स्टॉक प्राइस बढ़ जाए, लेकिन मुझे फिर भी वो अपने पोर्टफोलियो में नहीं चाहिए जब तक कि वो प्रॉफिटेबल ना हो जाए। जो चीज मैं खुद से एक्सपेक्ट करता हूं वही चीज मैं कंपनी से एक्सपेक्ट करता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं साल के एंड में प्रॉफिटेबल रहूं, और बाय द वे आप भी यही चाहते हैं कि आप जितना पैसा कमा रहे हैं उससे कम पैसे को खर्च करें, या जितना पैसा आप खर्च कर रहे हैं उससे ज्यादा पैसे कमाएं। जब आप अपने लेवल पे ये चीज कर सकते हैं तो कंपनी को भी अपने लेवल पे इस चीज को करना चाहिए। हाँ, मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे कि न्यू जनरेशन कंपनीज अभी तक भी प्रॉफिटेबल नहीं है। आप चाहें तो उनको सैटेलाइट पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, लेकिन वो मेरे कोर पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं है, वो मेरे सैटेलाइट पोर्टफोलियोज का ही पार्ट है। तो मैं उनको एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में एक्यूमुलेट करता हूं फॉर सम अदर रीजन, बट ब्रॉडली कोर पोर्टफोलियो के लिए मुझे अपने अकाउंट में, अपने पोर्टफोलियो में प्रॉफिटेबल कंपनीज ही समझ में आती है। तो यहां पर मैंने डाल दिया ईपीएस ग्रोथ परसेंटेज। पिछले एक साल का जो मेरा ईपीएस ग्रोथ का परसेंटेज है वो कम से कम 15% से ऊपर होना चाहिए। मतलब मेरी जो कंपनीज हैं वो कम से कम 15% से ऊपर उनका ईपीएस बढ़ा हो, अर्निंग पर शेयर बढ़ा हो। अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है कितना पैसा उन्होंने अपने शेयर होल्डर के लिए कमाया है। ये पैसा अगर लास्ट ईयर 100 रुपए था तो इस साल 115 रुपए होना चाहिए। इस पैसे को चाहे आप मुझे डिविडेंड की फॉर्म में दे दीजिए, री इन्वेस्ट कर दीजिए, इससे आप ग्रो कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आप मेरे लिए पैसा पिछली बार से ज्यादा कमाइए। और क्योंकि मेरी खुद की आमदनी हर साल कम से कम इन्फ्लेशन के रेट से बढ़ेगी, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप जो मेरे लिए आमदनी कमा रहे हैं वो कम से कम इन्फ्लेशन को बीट तो कर रही हो, क्योंकि यू आर वर्किंग विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड यू आर इनटू बिजनेस, आई एम जस्ट इनटू जॉब। तो जब मेरी आमदनी 7% से बढ़ रही है तो आपकी आमदनी कम से कम 15% से बढ़नी चाहिए। ये मेरी बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन है। अब आप नोटिस कीजिए 100 में से 49 कंपनीज गायब हो जाती हैं, मेरे पास बचती है सिर्फ और सिर्फ 51 कंपनीज। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। यह भी तो हो सकता है कि पिछले साल इसका अर्निंग पर शेयर नेगेटिव रहा होता और इस साल नेगेटिव से थोड़ी सी ग्रोथ हुई है और है अभी भी नेगेटिव। इसीलिए क्योंकि मुझे सिर्फ प्रॉफिटेबल कंपनीज चाहिए, तो मैंने बोला कि मेरा जो ईपीएस है विच इज द ईयरली ईपीएस, जो लास्ट ईयर का मेरा ईपीएस था, वो कम से कम प्रॉफिटेबल तो होना चाहिए। तो प्रॉफिटेबल होने के बाद वो 15% से ग्रो करे। तो यहां पर निफ्टी 100 में से जो मेरी 51 कंपनीज आई थी उन सबका ईपीएस ग्रोथ रेट पॉजिटिव से और पॉजिटिव हुआ था, विच इज वेरी गुड। तो यहां पर मेरे पास अभी भी 51 कंपनीज ही बचती हैं। अब दोस्तों मैं यहां पर यह भी चाहता हूं कि मेरी कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो ग्रोथ है पिछले एक साल की, वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो 1 ईयर ऑपरेटिंग कैश फ्लो ग्रोथ शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव। मतलब मेरा ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है वो बड़ा है, मतलब कंपनी नेट लेवल पे तो प्रॉफिट कमा ही रही है, ऑपरेटिंग लेवल पे भी प्रॉफिट कमा रही है। वैसे वो सारी कंपनी जो ऑपरेटिंग पे कमा रही है वो नेट पे कमाए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जो नेट पे कमा रही है उसका ऑपरेटिंग पे कमाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए मैंने सबसे मुश्किल कंडीशन सबसे पहले डाल दी, सो दैट मेरी ब्रॉडर कंडीशन एनीवेज फुलफिल हो जाए और छोटी मोटी कंडीशन का मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़े। तो यहां पर अभी तक हमने क्या देखा है, निफ्टी 100 की हम कंपनीज देख रहे हैं। मेरी कंपनी का 1 ईयर ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यह है कि मेरी कंपनी ऑपरेटिंग लेवल पे प्रॉफिटेबल है। दूसरा, मेरी कंपनी का ईपीएस पॉजिटिव है और ईपीएस 15% से ग्रो भी कर रहा है। इसका मतलब मेरी कंपनी प्रॉफिटेबल है और मेरी कंपनी ग्रोइंग है और मेरी कंपनी निफ्टी के टॉप की 100 कंपनीज के अंदर आती है। अभी मेरे पास बची है 29 कंपनीज। अब हम यहां पर कुछ और कंडीशंस डालेंगे। तो यहां पर मैं डालता हूं नेट चेंज इन कैश। मेरी कंपनी के पास कैश जो है वो बढ़ा हुआ होना चाहिए पिछले साल के कंपैरिजन में। इस साल उसके पास ज्यादा कैश होना चाहिए। अब दोस्तों ये भी तो हो सकता है कि जो कैश कंपनी के पास आया हो, क्या पता उधार लेकर आया हो, क्योंकि कैश फ्लो में 3 टाइप के पैरामीटर होते हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, फाइनेंसिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो आपने अपने बिजनेस से कमाया है, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो जो आपने या तो अपने एसेट्स को बेचकर पैसा कमाया है और या फिर एसेट खरीदने में पैसा लगाया है, फाइनेंसिंग कैश फ्लो जो आप लोन से पैसा लेकर आए हैं या फिर आपने बायबैक की फॉर्म में बाहर दिया है। अब दोस्तों यहां पर हमने ये तो बोल दिया कि नेट कैश फ्लो जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन क्या पता ये पैसा उधार लेकर आया हो। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर एक कंपनी ने 100 रुपए ऑपरेशंस के थ्रू गवाए, एज इन उसने ऑपरेशन लेवल पे अपना लॉस किया है, लेकिन उसने 200 रुपए का उधार लिया,
तो 100 रुपए का ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव हो गया, लेकिन 200 रुपए का फाइनेंसिंग कैश फ्लो पॉजिटिव हो गया, तो नेट चेंज इन कैश फ्लो तो फिर भी पॉजिटिव हो गया। ऐसा ना हो इसीलिए हम एक कंडीशन डाल देते हैं विच इज फाइनेंसिंग कैश फ्लो। तो मैं ये कहता हूं कि फाइनेंसिंग कैश फ्लो पॉजिटिव ना हो, वो नेगेटिव ही रहा हो। मतलब मैंने पैसे दिए हैं, मैंने फाइनेंस रीपे किया है, ना कि मैंने नया लोन लिया है। अब इसका मतलब यह है कि मेरा नेट कैश जो इस साल आया है वो मोस्ट लाइकली अपने ऑपरेशंस के थ्रू आया है। अब दोस्तों हमने अभी तक किस टाइप की कंपनी फाइंड आउट करी है? हमने फाइंड आउट करी है ऐसी कंपनी, पहला जो प्रॉफिटेबल है ऑपरेटिंग लेवल पे भी और कैश लेवल पे भी। दूसरा, वो कैश लेवल पे ग्रो भी कर रही है, अर्निंग लेवल पे ग्रो भी कर रही है। पिछले साल उसने 15% से ज्यादा रिटर्न कमाया है अपने शेयर होल्डर के लिए। तीसरा, उसके पास कैश का एक्यूमुलेशन बड़ा है। और चौथा, ये कैश जो इनके पास आया है वो ऑपरेटिंग एसेट से आया है, ना कि उधार लेकर आया है। और दोस्तों लास्ट में ये भी तो हो सकता है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा हो। ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में ना हो, इसके लिए मैं एक टेक्निकल पैरामीटर ऐड कर देता हूं विच इज सुपर ट्रेंड। अब मैं ये कहता हूं कि मेरा 7-3 पीरियड का जो सुपर ट्रेंड है, जो हमने डेली चार्ट पे अप्लाई किया है, इस सुपर ट्रेंड की वैल्यू आपके क्लोजिंग प्राइस से कम होनी चाहिए। तो इट इज लेस देन और इक्वल टू द क्लोजिंग प्राइस। इसका मतलब यह है कि आपका सुपर ट्रेंड जो है वो क्लोजिंग प्राइस से नीचे है, मतलब क्लोजिंग प्राइस सुपर ट्रेंड के ऊपर है, मतलब स्टॉक जो मेरा है वो अप ट्रेंड में चल रहा है। दोस्तों ये सारी कंडीशन ऐड करके आपने ये पता लगा लिया है, पहला मेरा स्टॉक अप ट्रेंड में है, दूसरा मेरा स्टॉक ऑपरेटिंग लेवल और नेट लेवल पर प्रॉफिटेबल है, तीसरा वो अपने शेयर होल्डर के लिए लगातार रिटर्न्स को इंक्रीज भी करता जा रहा है, और चौथा एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिवली चेंज हो रहा है, और ये कैश फ्लो भी प्राइमरीली ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू हो रहा है, किसी और चीज के थ्रू नहीं हो रहा। अब आपके सामने कुछ स्टॉक्स आ जाते हैं, और ये स्टॉक्स को अगर गिरी हुई मार्केट में अगर आप स्कैनर को रन करेंगे तो ये स्टॉक्स आपके लिए अल्फा स्टॉक साबित हो सकते हैं। इसलिए मैंने स्क्रीनर का नाम अल्फा कैप स्क्रीनर स्टॉक्स रखा हुआ है। ये स्क्रीनर अगर आपको चाहिए तो आप यही कीवर्ड अल्फा कैप स्क्रीनर स्टॉक्स आप इसको नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी शेयरिंग दिस स्क्रीनर विद यू। दोस्तों ये सारे स्टॉक्स में मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि ये स्टॉक्स ऊपर ही जाएंगे, ना ही मैं ये बोल रहा हूं कि आपको इन स्टॉक्स को बाय करना चाहिए। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि ये स्टॉक्स लुक लाइक फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल है ऑपरेटिंग लेवल पर, नेट लेवल पर, कैश फ्लो लेवल पर, और अपने शेयर होल्डर्स के लगातार रिटर्न जनरेट कर रहे हैं और अप ट्रेंड में भी चलते जा रहे हैं। आज की डेट में गिरी हुई मार्केट में भी अगर ये स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहे हैं, इसका मतलब इसमें कुछ तो बात होगी, क्योंकि इनमें से कुछ कुछ स्टॉक्स के जो सेक्टर्स हैं वो 3 से 10% के आसपास तक आज की डेट में डाउन है, लेकिन उसके बावजूद उनके हैवी वेट्स जो हैं वो यहां पर ऊपर खड़े हुए हैं। मस्ट बी सम रीजन, इसीलिए मैंने इनका नाम अल्फा कैप रखा है। तो यहां पर अल्फा कैप स्क्रीनर स्टॉक्स अगर आपको चाहिए तो ये कीवर्ड आप लिख दीजिएगा, मैं आपके साथ ये स्क्रीनर शेयर कर दूंगा। और अगर आपका स्क्रीनर को लेकर कोई डाउट भी है या किसी एक कंडीशन को आप ट्वीक करना चाहते हैं तो आपको वो पैरामीटर ट्वीक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हम इसके ऊपर डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो अगर आपका स्क्रीनर को लेकर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.